नमस्कार, मैं हूं मेघना। मुंबई टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी हर दिन बढ़ते जा रही है। चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपना अपना दांव लगाने के लिए तैयार है। चुनावी समर में उतरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता दीपक भाऊ निकालजे से मुंबई टुडे से हुई खास बातचीत। इस बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। तमाम पार्टियों के लोग और प्रत्याशी अपने अपने भाग्य जमाने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज हम चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी दीपक भाऊ निकालजे चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे आपको कि किस तरह से वो इस चुनाव में अपनी रणनीति को बनाकर आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि मैं रास्तों का मोहताज हूं, जिधर भी चल पड़ूंगा रास्ता उधर ही बन जाएगा। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं दीपक भाऊ निकालजे से, जो राष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव चेंबूर से लड़ रहे हैं। वो अपने जज्बात लेकर इस मैदान में उतरे हैं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में निश्चित ही इस क्षेत्र की जनता उनको इस चुनाव मैदान में जिताकर विजयश्री का फैलाएगी। दीपक भाई, सबसे पहले आप राजनीति में कब से आए? मैं 15 से 20 साल से राजनीति में हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ और 2 बार मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। और चेंबूर की ये जनता है, इनको आज तक क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की समस्या क्या क्या है, ये मुझे अच्छी तरह से अभी पता है। सबसे बड़ी क्या समस्या मानते हैं? सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है, पहले तो पानी की समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे शिवाजी नगर में डंपिंग यार्ड है और डंपिंग यार्ड के कारण वहाँ पे रोज रात को कचरा जलाया जाता है। उसके कारण सारे पोल्यूशन हो जाता है। जैसे आदमी सुबह वॉकिंग के लिए भी जाता है तो उसकी सांस फूल जाती है। तो इस तरीके से पोल्यूशन इतना हो गया है कि आदमी सारे लोग बीमार गिरते हैं, परेशान है और गए 15-20 साल से कोई उसके ऊपर कुछ आवाज नहीं उठा रहा है या कोई उसको बंद नहीं कर पा रहा है। और हम लोग सत्ता में जाने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये डंपिंग यार्ड का होगा। दूसरा, यहाँ की जनता का पानी का समस्या है, यहाँ के रास्ते का भी बुरी समस्या है। मतलब यार, मैंने देखा है कि चेंबूर में मेरे घर के भी सामने भी जो रास्ता है जो 10 साल से बना नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है चेंबूर वाले को। अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके दिमाग में, जैसे आपने कहा समस्याओं का अंबार है, तो सबसे पहले आपके ध्यान में कौन सा आता है कि जो काम करेंगे आप? देखो, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि चेंबूर के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्लम एरिया है और स्लम एरिया के होने के कारण वहाँ की ज्यादा जो जनता है पढ़ी लिखी नहीं है और पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उन्होंने ये सोच सकते तो हम लोग पढ़ने के लिए खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे में इतनी ताकत रखते कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाए। जब बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का ये रखा, इसलिए उन्होंने खुद की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से ये हुआ है आज पूरी चेंबूर के अंदर महाराष्ट्र सरकार की जो भी सुविधा है वो उन तक पहुंची नहीं है। तो वो उन तक पहुंची नहीं है। हम लोग रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, मेरी दीपक भाऊ निकालजे सामाजिक संगठन है, संगठन के माध्यम से मैं उन लोगों तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब सुविधा उन तक पहुंचाने का काम कर ही रहा हूँ। दीपक बाबू, जैसा कि आप मानते हैं कि बिजली, पानी और शिक्षा की समस्या, स्लम की एरिया, तो हम नहीं समझते कि जो कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि उन्होंने उपेक्षा की यहाँ के लोग? नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि लोग पढ़े नहीं, कारण अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। स्लम में रहने के कारण गरीबी है और उनको अपनी सेहत तक, जैसे कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, बीपीएल कार्ड है या कोई बीमार है, अभी 0 डिपॉजिट पे उनको 1-1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाता है, जैसे कि उनको हॉस्पिटल का खर्चा बैंक करती है, इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं। तो ये सारी सेवा उन लोग तक पहुंच नहीं रही है। आज सारे लोग जुड़ रहे संगठन के माध्यम से, रिपब्लिकन पक्ष के माध्यम से, ये होने के कारण साथों साथ अभी मैंने क्या किया, मेरे चेंबूर के अंदर 4-5 स्लम है, वो सब डेवलप करने को भी लिया है। तो ये लोग को आज तक
तकलीफ में रहना। अभी गटार के नाले की समस्या है, वहाँ पे कचरा कुंडी की समस्या है, तो सारी समस्या में आज अगर उधर बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग के 2-3 प्रपोजल भी रेडी हुए, हम लोग के एनेक्चर 2 आ गया हुआ है, LY भी आया हुआ है, कोई प्लेन निकल गई है। तो चेंबूर में सबसे पहला काम अपन चेंबूर डेवलपमेंट का करेंगे, दूसरा पानी और एक डंपिंग यार्ड का समस्या हम लोग दूर करेंगे। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आदर्श चेंबूर बनाने के आपका 25 साल से जुड़े हुए हैं और आपके हमेशा जज्बा रहा है कि मैं अच्छा क्षेत्र के लिए काम करूं, तो दिल में ऐसा नहीं होता कि चेंबूर को आदर्श विधानसभा का दर्जा दिलाया जाए? नहीं, 100 नहीं 1000% ही हम लोग ये करेंगे। और चेंबूर में सबसे भी समस्या ज्यादा तो ये हुई है कि हम लोग की जो महिला है, महिला सुरक्षा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि चेन स्नैचिंग है, मुझे बाइक पे के चेन खींच के चले जाते, तो मैं ये सोच है कि वहाँ पे जगह जगह पे हम लोग कैमरा लगा देंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि भाई इधर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कोई लोग एकदम रास्ते से भी जाएंगे तो एकदम सेफ होके जाएंगे कि हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं होगी, और सब लोग अपने घर में वो चैनल देखेंगे भाई किधर क्या हो रहा है, कौन से रास्ते पे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सुविधा हम लोग चेंबूर वालों को देना चाहते हैं। और डंपिंग यार्ड का मुद्दा है, अभी यहाँ पे बहुत सारी समस्या, जितनी भी समस्या हम लोग से जितना हो सके रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हम लोग समस्या सुलझाने का काम प्रयत्न करते हैं। महाराष्ट्राच्या युवकांवर अन्याय आहे। मुंबईकरांना एक चांगलं उद्यान बनवून द्यावं। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सुस्वागतम, वेलकम टू आवर न्यू शोरूम। आपका चॉइस, हमारा कलेक्शन, फैशन पॉइंट। फैशन पॉइंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं फैशनेबल एंड सिंपल क्लोथ। हमारे यहाँ जेंट्स के लिए शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, फॉर्मल्स एंड ट्राउजर्स। लेडीज के लिए है जीन्स, टॉप, टी शर्ट, शर्ट एंड कुर्तीज एंड ड्रेसेस। बच्चों के लिए बॉयज एंड गर्ल्स ऑल कलेक्शन। हमारा पता है फैशन पॉइंट नियर होली मैदान, धारावी, कोलीवाड़ा मेन रोड, मुंबई 17। हमारा मोबाइल नंबर है 9819341552। दीपक भाव ने बातचीत में कहा कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी तथा अपना जीत का परचम लहराएंगे। दीपक बाबू, ये समस्याओं का अंबार है, लेकिन यहाँ पे एक राजनीतिक परिदृश्य है। इसमें हम जानना चाहेंगे कि यदि शिवसेना, बीजेपी, आरबीआई की युति होती है, ऐसी स्थिति में आप कहाँ पर अपने आप को महसूस करते हैं? देखो, रिपब्लिकन पार्टी गए 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं पार्टी से भी था, इंडिविजुअल भी था, तो भी मेरे 20-22 हजार वोट तो मेरे खुद की इंडिपेंडेंट है ही। और हम लोग की भाजपा और शिवसेना अगर साथ में अगर जुड़ती है तो 100% सीट तो विन है। यदि नहीं जुड़ती तब क्या कहेंगे? नहीं जुड़ती है तो भी मेरा आज 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मेरे बलबूते पे चुन के आऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीपक बाबू, लास्ट मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति का परिवर्तन हुआ है, राजनीति के लोगों की मनोदशा बदली है, अच्छी राजनीति को लोग चाहते हैं और आप सोशल वर्क कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे पुराने प्रतिनिधियों के बारे में कहा गया कि पुराने प्रतिनिधि कभी हमारे दर्शन नहीं होते, दिखाई नहीं देते क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में राजनीति को किस दृश्य से आप देखते हैं? देखो कैसा है, जब
पुराने लोग हमारे पार्टी में थे, तभी उन लोग मेयर बन चुके। मेयर बनने के बाद 92 में उनको अंबेडकर भवन बनाने के लिए कोई जगह अलॉटमेंट करके लिए। अलॉटमेंट करने के बाद 22 साल से इस दौरान 5 साल मिनिस्टर रह चुके, तो हमारे एक अंबेडकर भवन नहीं बना सके, तो आगे चल के वो डेवलपमेंट क्या करेंगे। प्लस चेंबूर का विकास नहीं किया उन्होंने, खुद अपना खुद का विकास किया। अंधेरों में काटी है जिंदगी मैंने, उजाले से न मांगी रोशनी मैंने। वो समझे कि जुल्म जीत गया और देखो मैं जिंदा हूँ, जुल्म का दौर न जाने कब का बीत गया। ये बात चरितार्थ होती है चेंबूर की उस जनता के लिए जहां हमेशा शिक्षा, झोपड़पट्टी, गंदगी, तमाम समस्याओं से यहाँ के लोग जूझते रहे, लेकिन आज वो संघर्ष के लिए खड़े हैं दीपक भाऊ निखालजे के साथ। और उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही आने वाले समय में उनका भविष्य सुंदर और सुखमय और विजय श्री की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं बिना पाठक, कैमरामैन सनी के साथ, मुंबई टुडे के लिए। ये थी हमारी खास बातचीत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दीपक भाऊ के साथ। आप मेघना को दीजिए इजाजत, देखते रहिए मुंबई टुडे। नमस्कार, मैं संजय मेहरौली और आप देख रहे हैं मुंबई टुडे। भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ नेता गौरांग दमानी ने आगामी होने वाले चुनाव को लेकर मुंबई टुडे से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनना तय है। आज हम बात करें गौरांग दमानी जी से। साइन कोलीबाड़ा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर कहीं न कहीं अपना वर्चस्व कायम करने की वैसे तो होड़ लगी है, लेकिन कहीं न कहीं गौरांग दमानी का नाम उन सब की सूची में आगे है कि जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे और क्या वो क्षेत्र की समस्याएं हैं जिनको लेकर वो आज आने वाले हैं। आज वो हमारे बीच में, हम उनसे बात करना चाहेंगे। गौरांग जी, किस तरह से आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, किस तरह से आपने साइन कोलीबाड़ा क्षेत्र में काम किया है, पार्टी में काम किया है? ठीक है, साइन कोलीबाड़ा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 12 सालों से मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ स्थानिक लेवल पर। कई रास्ते जो जिसमें पॉटहोल्स थे उनका पुनर्निर्माण का काम हुआ है। इस काम में बीएमसी के जो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर है उनके सहयोग से काम हुआ है। जैसे कि षणमुखानंद हॉल का जो रोड है, फ्लैंक रोड, जैन सोसाइटी के रोड 25 है, रोड 24A है, वैसे रोडों को काम हुआ है। पॉटहोल्स भरने का काम हुआ है और जो 2 गार्डन लगते हैं अपने क्षेत्र में उनका नूतनीकरण का काम हुआ है। फॉर एग्जांपल जो महेश्वरी उद्यान है उनका MMRDA के साथ संपर्क में रहकर उसका नूतनीकरण का काम हुआ है। उसके बाद जो साइंस सर्कल का फ्लाईओवर है उसके नीचे जो नूतनीकरण हुआ है वो MSRDC और MEP जैसे गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ मिलकर वो काम हुए हैं। फिर अन्य कामों में समाज सेवा के काम अगर बोले जाए तो हम हर साल संस्था की तरफ से 300 से अधिक बच्चों को फीस में मदद कर रहे हैं और ये हम 10 साल से अधिक समय से कर रहे हैं प्रतिवर्ष। फिर साइन हॉस्पिटल में जो गरीब पेशेंट है उनके लिए हम उपचार में या जो भी गाइडेंस देना है डॉक्टरों के साथ मिलजुल कर पेशेंट को गाइड करते हैं। ये काम भी लगभग 12 सालों से मैं करते आ रहा हूँ। तो ऐसे कुछ लोकल काम हुए हैं जिसके कारण मैं स्थानिक लेवल पे टिकट की मांग कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से और मुझे विश्वास है कि पार्टी कंसिडर करेगी एप्लीकेशन और नतीजा अच्छा। दमानी साहब, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, आपकी सोच क्या थी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से? इसका थोड़ा मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं 8 वर्ष के लिए अमेरिका में रहा 1994 से 2002 तक। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 में भारत में, तो वहाँ पे अमेरिका के जो लोग थे उनका रुझान देश के तरफ, इंडिया की तरफ बदला। उसके पहले इतना पॉजिटिव नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। उनके कई कारण थे, परमाणु जो टेस्टिंग किया वाजपेयी जी ने और जो इकोनॉमिक उन्होंने जो पॉलिसी करके भारत के उन्नति में जो सहयोग दिया उसके कारण विदेश में छवि सुधरी। तो जब मैंने सोचा कि स्वदेश आके कुछ करना है तो सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे वाजपेयी जी के काम से लगाव था और आइडियोलॉजी से मेल मिलाप था। इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की 2002 में। तब से मैं बीजेपी में सक्रिय हूँ। भारतीय जनता पार्टी की
आपने विचारधारा वाजपेयी जी से प्रेरित होकर आपने पार्टी ज्वाइन की। वर्तमान समय में आप चुनाव सामने है, टिकट की मांग कर रहे हैं, कहाँ पे आप अपने आप को महसूस करते हैं कि पार्टी में आप कहाँ पे हैं? इसका एक साफ संकेत यह है कि मोदी जी की जब सरकार बनी मई में अपने देश में, तब पूरे देश में एक बदलाव का वातावरण आया और सच में एक युग पुरुष के रूप में मोदी जी उभर के आए देश में। उन्होंने जो विकास का नारा दिया और विकास उन्होंने जो गुजरात में किया है, उसके जरिए उन्होंने जो देश में संदेश दिया वो मतलब छोटे स्तर पे, लेकिन मेरे विचारों से मिलता जुलता है। मैंने ठीक है सिर्फ सायन में विकास के काम किए हैं, तो जो लोगों में कनेक्शन हुआ मोदी जी के विकास के कार्य का, उसके कारण मेरा भी उत्साह बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे भी टिकट मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने भी समाज के लिए प्रयत्नशील होकर कई काम किए हैं। तो मोदी जी के कारण जो देश में आज वातावरण है, उसके कारण मुझे लगता है कि मुझे देश में और अपने एरिया में काम करने का मौका मिले तो बड़े पैमाने पे मैं लोगों की मदद कर सकूं। यदि आप मान लीजिए आपको टिकट दिया जाता है, तो आपका कौन सा ऐसा मुद्दा होगा, कौन सा ऐसा हथियार रहेगा जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? अभी मुझे लगभग 38 साल हो गए सायन में, और इसमें समझो पॉलिटिक्स में सक्रिय 12 साल हो गए। तो जब मैंने 12 साल पहले जो सायन की अवस्था देखी थी, सायन, कोलीवाड़ा, प्रतीक्षा नगर, एंटोफिल, जैसा था वैसा ही है। और दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में 15 साल से, तो मैंने कोई विकास नहीं देखा है एरिया का। तो मुझे लगता है कि कई काम ऐसे हैं जो अगर कोई सक्षम आदमी या कोई विकास करने वाला साफ नीति का आदमी आता है तो कुदरत भी साथ देगी। और ऐसे कई काम है जो हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे साइन हॉस्पिटल है, लेकिन एंटोफिल कोलीवाड़ा साइड में ऐसा कोई मतलब रुग्णालय सक्षम नहीं है जहाँ पे लोग स्थानिक लोग को मदद हो सके। बीएमसी की कई स्कूलें हैं जिसमें कई समस्या है। तो ऐसे कई समस्याओं को लेके हम मदद कर सकते हैं, समाज को मदद कर सकते हैं। तो ये समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि सायन और कोलीवाड़ा क्षेत्रों में बहुत विकास कार्य करने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि 30 सालों से लगभग आप ऐसे देख रहे हैं, वर्तमान समय में झुग्गी झोपड़ी वही चला आ रहा है, वही सब झुग्गी झोपड़ी। क्या नहीं लगता हम किसी पिछड़े क्षेत्र में रह रहे हैं, मुंबई के किसी कोने? बिल्कुल लगता है। और मतलब ऐसे देखेंगे तो एंटोफिल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इतने सारे स्लम में भाई बहन रहते हैं हमारे, तो जैसा है वैसा ही है। टॉयलेट की भी अवस्था वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है। और मतलब हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। जो अभी मोदी जी जो साफ सफाई और टॉयलेट्स की बात करते हैं, तो वो ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा लागू होता है, क्योंकि लोगों को कितनी असुविधा है टॉयलेट और सैनिटेशन और स्वच्छता के कारण, जिससे लोग बीमार गिरते हैं और बीमारी के कारण हॉस्पिटल का खर्चा आता है, आमदनी में असर पड़ता है। तो ये सब जुड़े हुए विषय है। जब विकास की बात करते हैं तो स्वच्छता और टॉयलेट्स अगर ज्यादा अच्छे बने, ज्यादा बने, तो लोगों को स्वच्छता के कारण स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो विकास अपना खुद कर सकते हैं, अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। मुंबई टुडे में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, देखते रहिए मुंबई टुडे। महाराष्ट्राच्या युवकांवर अन्याय आहे। मुंबईकरांना एक चांगलं उद्यान बनवून द्यावं, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सुस्वागतम। वेलकम टू आवर न्यू शोरूम। आपका चॉइस, हमारा कलेक्शन, फैशन पॉइंट।
फैशन पॉइंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं फैशनेबल एंड सिंपल क्लोथ। हमारे यहाँ जेंट्स के लिए शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, फॉर्मल्स एंड ट्राउजर्स। लेडीज के लिए है जीन्स, टॉप, टी शर्ट, शर्ट एंड कुर्तीज एंड ड्रेसेस। बच्चों के लिए बॉयज एंड गर्ल्स ऑल कलेक्शन। हमारा पता है फैशन पॉइंट नियर होली मैदान, धारावी, कोलीवाड़ा, मेन रोड, मुंबई 17। हमारा मोबाइल नंबर है 9819341552। इस सब के अलावा ऐसा नहीं लगता कि झोपड़पट्टी हटा के बिल्डिंगों का निर्माण, बिल्डिंग बने जिससे सबको कम से कम रहने को घर मिले। जो सालों से लोग पीड़ित हैं, बिल्डरों की राजनीति, नेताओं की राजनीति, बिल्डरों मतलब तमाम चीजें देखें, कई सालों से बिल्डिंग बन रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सबसे पहले यहाँ क्षेत्र में डेवलप किया जाना चाहिए घरों का? बिल्कुल होना चाहिए डेवलपमेंट। आदमी की जो 3 सबसे जरूरतमंद चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा के लिए तो इंसान मेहनत करता है और कमा लेता है और अपना परिवार का और अपना पेट भर लेता है। लेकिन जो मकान का विषय है वो शायद आपको याद दिला दूं कि बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, तब उस समय पे शिवशाही प्रकल्प या जो SRA के पहले का जो स्कीम था वो शुरू हुआ था, जो स्लम रिहेबिलिटेशन है। तो वो स्कीम बहुत ही बढ़िया है कि जहाँ पे विकास भी होता है, लोगों को घर मिलते हैं अपने झुपड़ी के सामने, और बिल्डर को भी कुछ फायदा होता है क्योंकि वो सेल कंपोनेंट बेच के अपना उसका प्रॉफिट कर सकता है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कई ऐसे चीजें हैं जो सुधर सकते हैं। मतलब इसमें जो करप्शन बोलो या जो भी उसमें चीजें हैं, अगर वो सुधरे तो इसमें ये क्षेत्र में सच में लोगों को घर उपलब्ध हो सकते हैं और कई लोगों की जिंदगी सुधर सकती है। अगर मान लीजिए चुनाव होता है, चुनाव में टिकट मिलता है, चाहे बीजेपी किसी को भी मिले, बीजेपी प्रत्याशी दमानी हो या कोई भी जो भी रहे, लेकिन ऐसे में वोट बैंक की बात आती है, क्योंकि कोई भी चुनाव जब होता है तो वोट बैंक से होता है। अगर वोट बैंक, कांग्रेस का एक समीकरण रहता है कि जातिगत रहता है उन्होंने कि कांग्रेस का वोट बैंक है, बीजेपी को आप किस वोट बैंक के आधार पर चुनाव में देखते हैं? यहाँ पे साइन कोलीवाड़ा। ये सीधा प्रश्न मोदी जी के शब्दों पे इसका उत्तर है, शब्दों में इसका उत्तर है। मोदी जी ने क्या कहा कि वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। जब लोगों का विकास होगा तो अपने आप लोग वोट डालेंगे। तो लोगों को एक स्वच्छ छवि का अगर व्यक्ति मिलता है जिसने सच में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम किया है, तो वोट देता है वो व्यक्ति। और इसमें वोट बैंक ना करते हुए हमें वो देखना है कि सब समाज का, सब धर्म का इंसान कोई भी हो, उसको कैसे विकास के क्षेत्र में दायरे में लाया जा सके। तो जो मोदी जी का नारा है वही मेरा पर्सनल व्यक्तिगत भी मत है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी का मैसेज जाने में भी देर टाइम है। लेकिन ऐसी स्थिति में साइन कोलीवाड़ा में वोट बैंक में अगर देखा जाए तो किसको आप मानते हैं? ये जो साइन कोलीवाड़ा क्षेत्र है वो मिनी इंडिया है। पूरे अपने देश का एक छोटा चित्र है, छाया चित्र है यहाँ पे। मतलब इसमें महाराष्ट्रियन तो है ही क्योंकि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, गुजराती समाज के कई लोग हैं, इसमें उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, तो सिंधी पंजाबी भी बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे है। तो सब समाज का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ये एरिया में। तो ये मिनी इंडिया है और परफेक्ट एरिया है जहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच में सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए और सेवा करने के लिए एकदम उचित क्षेत्र है। ये माना जाए कि बहुत अच्छा चुनाव क्षेत्र है। अगर हिंदुस्तान की सही तस्वीर देखी जाए तो साइन कोलीवाड़ा की। बिल्कुल। क्या महसूस करते हैं आगामी आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या अन्य दल की? इसमें कई सर्वे रिपोर्ट आ चुके हैं जो कांग्रेस के लोग अभी नहीं मान रहे हैं। वो एग्जिट पोल नहीं, वो जो कहते हैं कि सर्वे या जो भी बोलते हैं उसमें रिपोर्ट है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। और इसके कारण बहुत मतलब आप थोड़ा सोचे तो इसके कारण बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मतलब आप सोचेंगे कि सामान्य आदमी को 3 लाख करोड़ के कर्जे से क्या लेना देना है,
लेकिन वो कर्जा का ब्याज सरकार जब भरती है तो मूल सुविधा से वो पैसा डाइवर्ट हो जाता है। मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क बननी चाहिए तो वो पैसा ब्याज के दरों में भरने में चला जाता है। और ये 3 लाख करोड़ जो आज कर्जा करके बैठी है महाराष्ट्र सरकार, इसमें विकास के काम नहीं हुए। उदाहरण के तौर पे 70,000 करोड़ का इरिगेशन का जो सिंचाई का घोटाला है, अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में जो सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हुए, पेपर पे हुए लेकिन जमीन पे नहीं हुए, और उनके दुर्भाग्यपूर्ण शब्द कि बारिश नहीं हुए तो क्या मैं उसमें मतलब हिसाब करूं, तो वो ऐसे शब्दों के कारण लोगों की जो इमोशन है, लोगों की जो मनोस्थिति है वो मतलब हर्ट हुई है, उससे नुकसान पहुंचा है। और इसमें विकास के कौन से कार्य हुए? 11,88,000 करोड़ के घोटाले हुए महाराष्ट्र में। इतना पैसा डाइवर्ट हो गया। महाराष्ट्र जो नंबर 1 राज्य था पूरे देश में, आज 5वें 6ठे नंबर पे आके बैठा है। तो इसका कारण कांग्रेस की सरकार है, इनकी नीतियां है। आदर्श का घोटाला ले लीजिए, जो सरकार सेना के विधवाओं की जमीन अगर छीन सकता है तो वो किस हद तक गिरी हुई है वो आप सोच लीजिए। तो ऐसे कई स्कैंडल हुए हैं महाराष्ट्र में, जिसके कारण और ऐसा ही नहीं है कि एक ही समाज को नुकसान पहुंचा है। जो मुस्लिम समाज की बात करती है तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की जमीन भी कई बिल्डरों को वैसे ही मतलब फ्री के दाम पे दे दी है, तो मुस्लिम समाज को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ऐसे कांग्रेस का जो सरकार है वो राज्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए लोग बदलाव चाहते हैं और इसके लिए बदलाव होना जरूरी है और निश्चित रूप से होना है बदलाव। सबका साथ, सबका विकास। जी हाँ, ये बात कर रहे थे गौरांग दमानी, भारतीय जनता पार्टी के साइन कोलीबाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी में दौड़ लगाने वाले गौरांग दमानी जी। उनका कहना है कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो साइन कोलीबाड़ा जो है हिंदुस्तान है, इसको वोट बैंक और मोदी जी का एक जो फरमान है, मोदी जी की जो इच्छा है, मोदी जी की जो विश्वास है कि राजनीति वोट बैंक से नहीं होनी चाहिए बल्कि दिलों को जोड़कर लोगों के साथ होना चाहिए। और वही बात हमारे बीच गौरांग दमानी जी कर रहे हैं। मैं विनय पाठक, कैमरा पर्सन सनी के साथ, मुंबई टुडे के लिए। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहिए मुंबई टुडे। नमस्कार, मैं संजय मेहरौली और आप देख रहे हैं मुंबई टुडे। कौन कहता है कि मैं रास्तों का मोहताज हूँ, जिधर चल पड़ूंगा रास्ता उधर ही बन जाएगा। जी हाँ, एक कहावत चरितार्थ होती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक के ऊपर, जिन्होंने राजनीति के पायदान में जब कदम रखा तो अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर आज भी वो आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। आज बात करने के लिए वो हमारे साथ है। मैं उनसे जानना चाहूँगा आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी। हमारे अणुशक्ति नगर विधानसभा में पिछले 5 साल पहले लोगों ने बहुमत से जिताकर हमें विधानसभा में भेजा। निश्चित रूप से नेताओं की एक भूमिका रहती है, जब चुनाव आते हैं तो वो पूरी तरह से काम में जुट जाते हैं। लेकिन मैं पिछले 20 साल से विधानसभा का सदस्य रहा, 4 बार लोगों ने चुन के भेजा। जिस दिन नतीजा आता है उसी दिन से हम अगले चुनाव के तैयारी में रहते हैं। जो अणुशक्ति नगर में काम लोगों को किया है, उसी काम के आधार पर हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि लोग साथ में रहेंगे और निश्चित रूप से इस बार भी लोग जिताएंगे और विधानसभा में जाने का मौका देंगे। सर, ऐसा कौन सा काम आपके क्षेत्र में था जिसका आपके कार्यकाल में काम अधूरा रह गया, जो आगे हमें आने वाले समय में वो आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं? ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ थी पानी की। जब मैं पहली बार वहाँ गया, वोट मांगता रहा, तो लोग ये कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी देने का काम। तो मुझे इस बात का खुशी है इस बात की कि पानी पर जो राजनीति होती थी, बहुत सारे नेता पानी की समस्या बनाए रखते थे ताकि जनता और समस्या सामने नहीं आए। तो निश्चित रूप से पानी की समस्या पर पूरी तरह से मात दिया गया। सब जगह पानी लोगों को मिल रहा है। झोपड़पट्टियों में बड़े पैमाने पे शौचालय, रास्ते, गटर वगैरह का काम हुआ। ये सब चीज़ें तो है, हर तरह से फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। तो फिर अगले बार जो काम होगा प्रायोरिटी में, तो ITI बनेगी, मेट्रो का इलाका है, लोगों को वहाँ सीखने का मौका मिलेगा, तो स्किल लेकर तैयार हो और ताकि उनका भी जीवन ना सुधरे। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो करना है। इसके अलावा मुंबई में मेट्रो का जाल किया गया है। मुंबई मेट्रो 1 शुरू हो गई, 2 मेट्रो जो है 4 को
बांद्रा मानपुर इस तरह से प्रस्तावित है, उस पर काम अभी शुरू होगा। लेकिन जब मानपुर पहुंच जाएगा तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि मानपुर से नवी मुंबई को जोड़ा जाए, उसे भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। बाद में मानपुर और घाटकोपर के बीच में जो एक मेट्रो घाटकोपर से वर्सोवा चल रही है, उसे भी कनेक्ट किया जाए। अगर ये सारी कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में जो मंजूरी मिली है तो हमारा विधानसभा क्षेत्र मुंबई के सभी कोने से जुड़ जाएगा और बड़े पैमाने में लोगों को राहत मिलेगी। सर, पिछला चुनाव और उससे पिछला चुनाव, वर्तमान समय में काफी कुछ बदलाव आया है। किस तरह से वर्तमान परिवेश की चुनौती को देखते हैं? देखिए, कुछ लोग हैं जो हवा के आधार पर राजनीति करते हैं। हमने कभी भी हवा के आधार पर राजनीति नहीं किया, जमीन से जुड़े रहे, लोगों से संपर्क रहा, लोगों के सुख दुख में मिलजुल कर रहे। तो हमें लगता है कि हमारा जो विचार है, जो हमारी प्राथमिकता है, जिसको लेके हमने लोगों के बीच में काम किया है, तो हवा या परिस्थितियाँ कितनी भी बदले, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता, हमने कभी कोई वादे नहीं किए, सपने नहीं दिखाए, लेकिन काम किया है, आगे भी काम करेंगे। हमारा तो एक नारा ही है, न झूठे वादे न झूठे सपने, काम किया है, काम करेंगे। मुझे लगता है इसके आधार पर अब राष्ट्रीय स्तर पर मैं जानना चाहूँगा, वर्तमान समय में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की चर्चा चल रही है, गठबंधन मजबूत है, लेकिन पार्टी अभी भी सीटों को लेकर अभी भी विवाद जारी है, कब तक सुलझ जाएगी? नहीं, इसकी बैठक 2 दिन पहले दिल्ली में हुई, कुछ चर्चा हुई, आगे भी चर्चा होगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि सिर्फ सीटों को लेके ये आप लड़ लो, हम ले लो, इस तरह से अगर होगा तो नुकसान हो सकता है। बैठ के एक सीट पे चर्चा हो, जहाँ मजबूत आदमी हो उसे लड़ने दिया जाए, ताकि मजबूती से गठबंधन लड़े। कभी एक सर्वे आया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की स्थिति लोकसभा के चुनाव से बहुत कमजोर हो गई है। चौथी बार सत्ता हासिल की जा सकती है, लड़ाई कड़ा मुकाबला है, लेकिन जीत सकते हैं, ऐसी हालत है। तो उसी को आधार बना के सीटों का बंटवारा हो, चर्चा होगी, जल्दी से जल्दी मामला हल हो जाएगा। सर, चुनौती क्या मानेंगे इस चुनाव में? क्या आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती? चुनौती है जो लोगों को गुमराह करके प्रचार किया जाता है, जो लोकसभा में हमने देखा, लोगों को गुमराह किया गया, झूठा प्रचार किया गया, बदनाम करने की साजिश की गई, और जो काम हुआ था वो जनता तक नहीं पहुँच पाए। तो अभी वो जो गुमराह करने वाली राजनीति थी, उसको हमने काउंटर करना शुरू कर दिया है, और पूरी तरह से सोशल मीडिया जो था, जिस पर गलत तरीके से प्रचार हुआ था, वो हमारे भी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर उनका प्रेजेंस हो गया। तो हमें लगता है कि चुनौती तो हर चुनाव होता है, और चुनौती यही होता है कि विरोधी दल को हराना। तो इस चुनौती को स्वीकार करके 3 बार महाराष्ट्र की जनता ने आघाड़ी को मौका दिया है, और जो 15 साल के काम है वो दिन तक पहुँच रहे हैं, पहुँचाएंगे। उसी के आधार में उम्मीद है कि चौथी बार फिर महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार। एक बार आपने जब चुनाव लड़ा था, काफी पुरानी बात है, तो उस समय मुद्दा आपका था, व्यक्तिगत आपका, कि विनाश के मुकाबले विकास, विकास, विनाश, विकास। तो इस बार आपका व्यक्तिगत मुद्दा आपके क्षेत्र में क्या है? हमारा एक ही मुद्दा है कि हमने काम किया है, काम करेंगे। लोग धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के नाम पर अगर वोट मांगते होंगे तो निश्चित रूप से ये विनाशकारी ताकतें हैं। विनाशकारी ताकतें भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करती हैं, जनता के लिए कुछ करती नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये प्राथमिकता है। इसके आधार पर लोगों ने वोट डालें, और हम चाहेंगे कि जो काम किया है और आगे काम करेंगे, हम सपने नहीं दिखाते, तो उसी के आधार पर वोट मांगेंगे। हमें उम्मीद है कि लोग काम करेंगे। आपके क्षेत्र की जनता जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? संदेश यही है कि लोग हमारे पिछले 5 साल में किए हुए कामों को देखें, सुख दुख के एक साथी की तरह हमने काम किया है। अगर उन्हें एहसास है कि हम मोदी उनके सुख दुख का साथी है, हमें उम्मीद है कि वो सभी लोगों को अपील करते हैं कि इसके साथी को फिर 5वीं बार महाराष्ट्र की विधानसभा में नियुक्त करें। रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरी कमजोर, तुम चिराग जलाओ तो सही। जी हाँ, 5वीं बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन वर्चस्व कायम करने की बात नवाब मलिक जी ने हमारे साथ की है। मुंबई टुडे के लिए विनय पाठक, कैमरामैन विवेक के साथ।